अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारा जो सेशन है, इस सेशन में एक तो जो हमने अभी पिछले दिनों इसका एनपीओ का बेसिक लेक्चर लिया था, उसको थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दे दूँगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, वो देख लेते हैं। डिफरेंट जो इनकम्स हैं, इनको किस-किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, डिफरेंट एक्सपेंसेस को किस-किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें गाइडलाइंस देती हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से बनाएंगे जो एनपीओस के लिए बनती हैं। तो वो देखेंगे कि डिफरेंट एसेट्स को, लायबिलिटीज को, जो उसके नेट एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, इनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी अकाउंटिंग मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जी, कि हमने डिस्कस किया था कि जो एनपीओज होती हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यानी इन ऑर्गेनाइजेशंस में और आम ऑर्गेनाइजेशंस में फ़र्क ये होता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो प्रॉफिट के लिए होती हैं, जबकि ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती, बल्कि इनका काम क्या होता है कि ये इफ़ेक्टिवली अपने सर्विसेज़ देती हैं और जो वैल्यू फॉर मनी है, उसके इक्वल उसको सर्विसेज़ देती हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक एनपीओ जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर जो है वो होगी, जो उसे हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई उसके अंडर नहीं भी है, कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर, और वो भी इन स्टैंडर्ड्स को यूज करना चाहे तो वो भी स्टैंडर्ड को यूज कर सकती है, लेकिन ये बेसिकली उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में और आम जो हमारी कंपनीज होती हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो उनकी जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी डिफरेंट बनती हैं। यानी उनके नाम डिफरेंट होते हैं और थोड़ा सा बनाने में भी थोड़ा सा उसको डिफरेंट थोड़ा सा मेथड यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, आगे जाके भी वैसे इसके बुक में भी ये डिस्कस हो जाएंगी, कि वहां पर इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनती थी, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। वहां पर बैलेंस शीट बनती थी, यहाँ पर भी वैसे बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। वहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती थी, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स होगा, या जनरल फंड्स होंगे या क्यूमुलेटेड फंड्स होंगे उसके। और वहां पर इक्विटी कहा जाता था या ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कहा जाता है कैपिटल को। यहाँ पर जनरल फंड्स, एक्यूमुलेटेड फंड्स, नेट एसेट्स एटसेट्रा ये कहा जाता है उनको। ठीक हो गया जी। और फिर इसमें ये भी हमने बताया था कि अगर आपके, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा कनेक्शन मेरा ख्याल अनस्टेबल शो हो रहा है, मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है? सर सर कट थोड़ी रही है। रुक रही है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। इतनी की खैर, बस आ तो रही है ना, समझ लग रही है ना इसकी। हेलो, जी सर। जी सर। आवाज़ आ रही है? जी सर, अभी ठीक जी है। अच्छा, अब ठीक है आवाज़, ठीक हो गई। अच्छा जी। अच्छा, जो आज हमारा काम है वो ये है, आज अपने सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हैं क्या, और इसके जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको आपने अपनी बुक से इसको ज़रूर पढ़ना है।
मुझे लगता है कि इस दफा क्वेश्चन जो एनपीओ से आए शायद वो उस तरह से ना आए जैसे नॉर्मल रूटीन में आता है। यहाँ पर मुमकिन है डिफरेंट सिनेरियोज बना के वो पूछे, बताएं कि इसका क्या किया जाएगा। तो वैसे तो नॉर्मली जैसे आता है वो वैसे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं भी और भी कर लेंगे, लेकिन इस तरफ अब कैसे आएगा वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि क्या चांसेस हैं इस दफा आने के क्वेश्चन। अच्छा जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने डिस्कस कर दिया कि ये क्या होते हैं। इनको ये नीचे जरा, ये एनपीओ मे बी अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, यानी वो 2017 के अंडर होनी चाहिए, या वो ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर हो, या वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का उसके अंडर कोई बनी हो, वो भी एनपीओ हो सकती है, या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को सर्विसेज दे रही हो। तो हम उन तमाम को, छोटी छोटी चैरिटीज जो बनी होती हैं, एनजीओ वगैरह बनी होती हैं, उनको भी एनपीओ ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि कौन सी कंपनी जो है वो एनपीओ हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एनपीओ। उसमें ये चारों ऑप्शंस दे के नीचे दे दे ऑल ऑफ देम, या इनमें से दो दे के दे क्या दे के ए एंड बी। तो ये एक अच्छी उसके लिए जो एमसीक्यूज है उसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। बाकी थ्योरी के लिए भी शायद ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा जी, फिर ये है कि वो कहता है जी कि जो एनपीओज हैं वो उनका मेन मकसद क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। नीचे आ जाए थोड़ा सा, ये हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एनपीओ में स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम को स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, नेट प्रॉफिट को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है, या सरप्लस कहा जाता है। ये हमने डिस्कस की थी। नेट लॉस जो होती है इधर, उसको एनपीओ में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम या डेफिसिट कहा जाता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से इक्विटी या शेयर कैपिटल और इक्विटी रिजर्व कहा जाता है। इधर इसे नेट एसेट्स, क्यूमुलेटेड फंड्स, क्यूमुलेटेड सरप्लस, क्यूमुलेटेड डेफिसिट, क्यूमुलेटेड रादर फंड बैलेंसेस कहा जाता है। उधर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहा जाता है, इधर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट कहा जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं उधर, इधर रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व कहा जाता है जी। उधर फीस कहते हैं, इधर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उधर शेयर होल्डर्स कहते हैं, इधर ट्रस्टी, स्पॉन्सर्स, डोनर्स होते हैं। क्योंकि इधर जाहिर है हमने शेयर्स तो इशू नहीं करने होते, ये नॉर्मली इनकी जो इनकम होती है या इनको जो फंड्स मिलते हैं या इनका जो कैपिटल होता है वो डोनर्स वगैरह देते हैं या स्पॉन्सर्स वगैरह देते हैं या ट्रस्टीज देते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ में से कोई एक चीज कह दे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, उनमें स्टेटमेंट चेंजेस ये कहते हैं। नॉन प्रॉफिट में से क्या कहा जाता है, तो ये एक उसके लिए भी एक अच्छी चीज है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज है। राइट जी, उसके बाद आ जाता है कि जो एसनोज हैं, एएसएनपीज, पीओज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हम किस तरह से ट्रीट करेंगे और वो हैं क्या। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं क्या, ये भी स्टैंडर्ड दिए हैं। जैसे हमने बहुत सारे और स्टैंडर्ड पढ़े, आईएफआरएस पढ़ा, आईएएस पढ़ी, जिसमें आई 16 था, फॉर एग्जांपल आई 2 पढ़ा हमने, आई 36 पढ़ा, 20, 23, बहुत सारे हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े। तो आईएफआरएस गाइडलाइंस देता है डिफरेंट चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह चूंकि एनपीओ थोड़ी सी डिफरेंट हमारी कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, तो एनपीओ को चलाने के लिए थोड़े से स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं। देखें, इसमें मेन चीज जो गौर करने की हुई है कि इसके ऊपर भी बेसिक यानी जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं वो वही लगेंगे जो आईएफआरएस और आईएएस है। यानी हर वो चीज जो आईएएस और आईएफआरएस से हमें मिलती है वो एनपीओ में भी सेम लगेगी। यानी बिल्कुल वैसे ही एसेट ट्रीट किए जाएंगे, बिल्कुल वैसी लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इनकम को इनकम ही लिखा जाएगा, एक्सपेंस को एक्सपेंस ही लिखा जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाएंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। अगर कुछ गाइडलाइंस हमें आईएएस से मिलती हैं तो वो सारी वहीं से ली जाएंगी। यानी स्टैंड नॉन करंट एसेट को आई 16 के मुताबिक ही लिखा जाएगा। लेकिन
अगर कोई चीज हमें एनपीओज में नहीं मिलती, जो हमें नॉर्मल स्टैंडर्ड्स नहीं दे पा रहे, फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? फिर हम ASNPO से हेल्प लेंगे, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेंगे। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ICAP ने स्पेसिफिकली डिजाइन किए हैं एनपीओज के लिए। यानी हमारे जो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि अगर किसी चीज में IAS या IFRS हमें गाइडलाइंस नहीं दे पाता, तो हम ये यूज करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, यानी ये कोई नई चीज नहीं आई, यानी सारी की सारी एनपीओज इनके मुताबिक नहीं बनेगी। बाकी तमाम चीजें जो हमें नॉर्मल स्टैंडर्ड से मिलती हैं वहीं से लेंगे। अगर कहीं पर कुछ गाइडलाइंस हमें नहीं मिल पा रही, तो वो फिर कहां से ली जाएंगी? फिर वो ASNPO से ली जाएंगी। राइट जी, आई होप ये आपको बात समझ लग गई होगी। और वो कहता है कि अगर कहीं पर झगड़ा पेश आ जाता है, यानी ASNPO कुछ और कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर IFRS कुछ और कहता है, तो कहता है जी वहां पर IFRS की मानी जाएगी। यानी फिर हम अपने स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करेंगे, वहां पर उसी को माना जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये डेप्रिसिएशन के लिए अपना कोई और दे देता है चीज का, नहीं नहीं जी डेप्रिसिएशन हमारे मुताबिक ऐसी होगी, लेकिन हमें IFRS में ऑलरेडी इसकी गाइडलाइंस मिलती हैं, IA16 ने कंप्लीट उसकी गाइडलाइंस दी हुई है, तो हम उसको मानेंगे, उसके मुताबिक लिखा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा ये है कि हमें पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो फेयर वैल्यू पर लिखी जाती है। ये कहता है जी हम इसे फेयर वैल्यू पर नहीं लिखेंगे, हम इसको नॉर्मल वैल्यू पर लिखेंगे। तो वंस अगेन जहां पर कंफ्लिक्ट आ जाएगा, तो वो कहता है जी मानी IFRS से की जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लिखना चाहिए, तो कहते हैं जी उसे हम फेयर वैल्यू पर ही लिखेंगे। ठीक होगी जगह फेयर वैल्यू के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर ये कहता है जी कि किसी चीज के बारे में हमें IAS कोई भी गाइडलाइंस देता है, तो हम पहले IAS को फॉलो करेंगे। अगर कोई चीज बच गई, यानी जो चीज की गाइडलाइंस वहां पर नहीं है, हम सिर्फ उन्हें यहां पर देखेंगे, वरना किसी और को भी कोई भी नई चीज जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नई चीज जो IFRS और IAS में नहीं है, उसके अलावा कोई चीज यहाँ पर नहीं लिखी जा सकती। राइट जी, आई होप जी ये भी बात, तो इसमें ये जितने पैराग्राफ है इसमें यही चीजें लिखी हुई हैं कि वो हैं क्या, IFRS के साथ अगर कोई कंफ्लिक्ट आ गया तो क्या करेंगे, अगर SECP या कंपनीज एक्ट के साथ कोई कंफ्लिक्ट आ जाए, तो वो वहां पर भी पहले SECP और जो उसके कंपनीज एक्ट 2017 है उसको देखा जाएगा, यानी उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। इसकी जो गाइडलाइंस है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो वंस अगेन मैं इसको 3 लफ्जों में इसको रिपीट कर दूं कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ तब अप्लाई होंगे अगर हमें या IAS, IFRS, कंपनीज एक्ट 2017 कोई गाइडलाइंस नहीं देता, तो ये अप्लाई होंगे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होंगे जी। राइट, तो ये भी बात जरा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखिएगा। अच्छा जी, कहता है जी जो ASNPOs हैं इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जो जो चीजें लिखनी है उसका क्या क्राइटेरिया होगा। ये भी वंस अगेन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर देख लीजिएगा। ये जितनी चीजें अभी तक मैंने बताई हैं ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम आएंगी कि वो हैं क्या ASNPOs, उनके कॉन्फ्लिक्ट किस किस के साथ आ सकते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या हो सकती हैं, रिकग्निशन क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं ASNPOs के। देखिए रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है, इसके 3 रिकग्निशन क्राइटेरियाज है। देखिए सबसे पहले कहता है जी, सबसे पहला रिकग्निशन क्राइटेरिया तो ये है कि जो भी चीज आप लिखनी है उसकी को मेजरमेंट बेसिस हमें जरूर अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कॉस्ट पर लिखना है, मार्केट वैल्यू पर लिखना है, फेयर वैल्यू पर लिखना है, या उसकी कॉस्ट कुछ हो गई, ये 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, यानी मॉनेटरी टर्म्स में कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट हमें अवेलेबल होनी चाहिए लिखने के लिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी किसी बंदे ने हमें डोनेशन दे दी है 5 लाख रुपए की तो हमें पता है कि डोनेशन की जो सबसे पहली चीज चाहिए है कि वो है कितनी, 5 लाख रुपया। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो जो उसकी जो मेजरमेंट बेसिस हैं, जो हमें रीजनेबल मेजरमेंट है वो हमें अवेलेबल होनी चाहिए कि हमने उसको लिखना किस पर है। हमने 5 लाख का 5 लाख लिखना है, या अगर कोई एसेट मिल गया है तो उसको किस पर लिखना है। राइट जी, फेयर वैल्यू पर लिखना है, रिवैल्यूएशन पर लिखना है, या कॉस्ट पर लिखना है। तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज,
वो कहते हैं जी जो भी चीज मिल रही है हमें उसका कोई ना कोई हमारी एनपीओ को उसका फायदा होना चाहिए, उसका कोई फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें एसेट मिल रहा है तो एसेट के बारे में वैसे भी आईएएस भी यही कहता है कि हम तब लिखेंगे अगर कोई इसका फायदा हमें मिल रहा है। फॉर आइटम्स इन्वॉल्विंग obtaining economic benefits, that is to say assets, it is probable that such benefits will be obtained, कि उससे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलेंगे। राइट जी। तीसरी चीज, अगर इससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटीज वगैरह हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है तो हमें पता हो कि हम इस लाइबिलिटी को पे करेंगे। फॉर आइटम्स इन्वॉल्विंग गिविंग अप इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी जिसके बारे में गिविंग अप इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी जिसके बारे में हमने पैसे पे करने हैं, इट इज प्रोबेबल दैट सच बेनिफिट विल बी गिवन अप, हमें पता हो कि हम ये लाइबिलिटीज पे करेंगे, तब हम इन तीन चीजों को लिखेंगे। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया ये है कि जो भी चीज मिलनी है पहले तो ये है पता हो कि उसकी मेजरमेंट बेसिस के हैं, एसेट्स वगैरह मिलनी है तो पता हो कि हमें इससे फायदा होगा, अगर लाइबिलिटीज वगैरह कोई हमें दे रहे हैं तो हमें पता कि हम इसको पे करने की पोजीशन में हैं, तो ये तब हम इसको लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं लिखेंगे। राइट जी। अच्छा, फिर इसके बारे में ये जो आगे हैं कि रिकग्निशन क्राइटेरिया जो जनरल गाइडेंस है वो हमें किस किस के बारे में क्या क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी जो चीजें हैं उसकी जो प्रोफेशनल जजमेंट्स हैं वो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रोफेशनल जजमेंट जो है रिगार्डिंग रेवेन्यू वो क्या है देखें, रेवेन्यू के बारे में जैसे वहां पर था ये इसमें कि रेवेन्यू वहां पर ये था कि जब हम उसे कमा लेंगे तब लिखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर जाहिर है हमने कमाना तो नहीं होता, यहाँ पर तो हमें किसी न किसी चीज से मिलेगी। तो वहां पर भी ये था कि अगर हम जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अचीव कर लेते हैं, हम परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हैं यानी जब हम कमा लेते हैं तब हम उसे लिखेंगे। यहां पर भी बिल्कुल ऐसी है जैसे लिखा है, रेवेन्यू आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड एंड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्टेबिलिटी ऑफ द कंसिडरेशन एग्जिस्ट। जब ये है कि हमें पता है कि हमने ना सिर्फ कमा लिया है बल्कि कमाया हुआ हमें मिल भी जाएगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू। वैसे आपने यहाँ पर आईएफआरएस 15 नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आईएफआरएस 15 जब आप एफआर 2 में जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि जब तक उसका जो हमें पता हो कि हम इसे कमा लेंगे, ना सिर्फ कमा लेंगे बल्कि ये भी पता हो कि ये मिल जाएगा, तो तब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस है। देखिए कंट्रीब्यूशंस भी मैंने आपको बताया था कि ये भी हमारी इनकम होती है एनपीओस में। देखिए अगर हमें कोई बंदा पैसे दे रहा है, कंट्रीब्यूशंस दे रहा है, हमें उस कंट्रीब्यूशन के बारे में पता है कि ये हमें मिलेगी और हम इसे यहाँ यहाँ यूज करेंगे, तो जाहिर है जहां जहां यूज करेंगे हम उसके हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का मतलब है किसी ने पैसे दिए और उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उसके ऊपर कि आपने इससे एसेट ही खरीदना है या आपने इसके डेट्स ही पे करने हैं या आपने इसकी लायबिलिटी ही पे करनी है। तो अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस मिले तो नॉर्मली ये जैसे ही मिलती हैं इनको साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि इसके साथ कोई कंट्रीब्यूशन सॉरी इसके साथ कोई उसकी कंडीशन जो है वो अटैच नहीं होती। तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस टू एनपीयू डू नॉट नॉर्मली अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सब्सिडी and consequently performance achievement is generally not relevant to the recognition of unrestricted contribution. Such revenues are generally recognized when received or receivable. कहते हैं जी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है ये चूंकि जाहिर है सेल ऑफ गुड्स ये या सर्विसेज देने से तो नहीं मिलती हमें, ये तो किसी ने हमें कंट्रीब्यूट किया होता है। तो कहता है चूंकि इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होती लिहाजा जैसे ही ये मिलेगी हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ सिनेरियोज बना के भी दे सकता है, जैसे आगे जाके हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जब भी ये आपको क्वेश्चन में नजर आए तो कंट्रीब्यूशन और साथ लिखा होगा अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसका मतलब है जनरल फंड्स वगैरह के लिए हमें मिला है, इसको हम स्टेट वे इनकम ट्रीट कर लेंगे। क्लियर जी। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, देखिए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है ये वो कंट्रीब्यूशन होती हैं जिनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन अटैच होती है। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है तो फिर उसकी रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसको स्ट्रेट वे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उसने कह दिया मिसाल के तौर पर हम ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इससे आपने एक एसेट खरीदना है,
तो जैसे हमने, आपको याद होगा, हमने एक क्वेश्चन किया पिछले दिनों कि आपने एक कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया और उसने कहा कि आपने इससे एसेट खरीदना है, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया आपने। तो आपने क्या किया, उस इन्वेस्टमेंट को सीधा सीधा कहाँ लिख दिया, लायबिलिटी में लिख दिया, और उसकी लाइफ थी लेस टू 10 साल। तो हमने उसे 10 साल में फिर अपना रेवेन्यू बनाना है। तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इससे सैलरीज ही पे करनी है, तो फिर इसका मतलब है हम उसको एज एक्सपेंस ट्रीट, एक तरफ उसके एक्सपेंस पे करते जाएंगे साथ साथ, और दूसरी तरफ उसको अपनी इनकम ट्रीट कर लेंगे। और अगर उससे कहा गया कि इससे आपने कोई एसेट खरीदना है, तो फिर हम उसके एक तरफ एसेट खरीद लेंगे और दूसरी तरफ उसको अपनी लायबिलिटी बना लेंगे। तो ये भी हम इंशाल्लाह इसके भी क्वेश्चन करेंगे आगे जाके। लेकिन ये है कि ये ध्यान रखिएगा, जब भी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगी तो जो उसके साथ रिस्ट्रिक्शन होगी उसके हिसाब से हम उसे ट्रीट करेंगे। राइट जी, मिसाल के तौर पर अभी मैंने एग्जांपल दी, अगर उसने 1 लाख रुपया दिया और उसने कहा आपने इससे बिल्डिंग खरीदनी है, तो आपने उसको बिल्डिंग को खरीदा और साथ इसको अपनी लायबिलिटी रख लेना, और उस लायबिलिटी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में हमने किया था, तो उसके डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बना लेते थे ना, एग्जैक्टली वही काम किया जाएगा अगर एसेट से रिलेटेड कोई नई चीज मिली है हमें। और अगर डायरेक्टली मिल गई है तो डायरेक्टली हम पहले ही साल में उसको इनकम बना लेंगे। अच्छा जी, गेन्स है। तो गेन्स कहते हैं जी, जैसे ही रिकॉग्नाइज होते हैं उन्हें रियलाइज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है, तो जैसे ही गेन मिलेगा हम साथ ही उसको अपना अपनी इनकम बना लेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंडर ही बनेगी ये भी जी। जैसे जैसे ये इंकर होंगे, जिस साल में इंकर होंगे उसी साल में एक्सपेंस लिखे जाएंगे, उसी साल में लॉसेस लिखे जाएंगे। राइट जी, यानी जैसे ही इसका हमें पता हो कि अब इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें नहीं मिलने, तो साथ ही उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया जाता है जी। तो उसको उसी साल में, जैसे बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम एक्सपेंस को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, लॉस को लॉस ट्रीट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है जी, आप मेरे साथ साथ हैं? जी जी सर। सर। राइट जी, तो यहां तक ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीजें, वो आपसे पूछ सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है, गेन्स क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है। ये मैं आपसे बात कर रहा था कि इस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जी। अभी इसकी आगे एग्जांपल्स आती हैं कुछ, तो हम उसको भी देखते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी, जो इसकी एएसएनपी उसकी ESNPOs यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2 तरह से ट्रीट किया जाता है। यानी इसको, इसकी जो अकाउंटिंग है आमतौर पर आजकल जो ट्रीट की जाती है वो फंड अकाउंटिंग की जाती है। यानी हम ये जितने क्वेश्चंस करेंगे वो फंड अकाउंटिंग के अंडर ही करेंगे। फंड अकाउंटिंग में रिस्ट्रिक्टेड फंड्स वगैरह जो है उसकी अकाउंटिंग है, और फंड अकाउंटिंग है। तो फंड अकाउंटिंग किस तरह से ट्रीट की जाती है, फंड अकाउंटिंग का मतलब है कि फंड अकाउंटिंग में हम अपने तमाम डिफरेंट फंड्स क्रिएट करते हैं। हम डिफरेंट फंड्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी जो भी हमें मिलता है उससे रिलेटेड हम डिफरेंट फंड्स क्रिएट कर लेते हैं। और ये तमाम फंड्स जो हैं ये सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं, यानी अगर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं तो ये बैलेंस होंगे। तो इसमें जो फंड अकाउंटिंग है, इसमें नॉर्मली कितने फंड्स होते हैं मैं नीचे लेके जाना चाहता हूँ जी। इसमें आपको ये आगे, ये आपको 3 फंड्स इसमें होते हैं, एंडोमेंट फंड्स, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स एंड जनरल फंड्स। वंस अगेन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज है कि वो पूछ सकता है कि फंड अकाउंटिंग में व्हाट इज फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग आपने कहना है जी, ये जो है इसमें फंड्स वी क्रिएट फंड्स विच आर सेल्फ बैलेंसिंग, और सेल्फ बैलेंसिंग में उसके डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी जाती हैं, या हर फंड के साथ कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन उसको कर दी जाती है, या वो अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो जो डिफरेंट फंड्स होते हैं फंड्स अकाउंटिंग में वो 3 किस्म के होते हैं, एंडोमेंट फंड होता है, रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, और जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड